हे गाइस व्हाट्स स्वागत है हमेशा कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के टॉप 10 अंडररेटेड विलन्स के बारे में। इसके बाद मैं एक मोस्ट पावरफुल विलन्स के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूं, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडररेटेड विलन्स के बारे में, क्योंकि फ्लैश के अंदर बहुत सारे ऐसे विलन्स हैं जिनका हमें फुल पोटेंशियल कभी दिखाया ही नहीं गया, और अगर उनका फुल पोटेंशियल हमें कभी भी दिखाया जाता शो के अंदर तो फ्लैश आज जहां पर है उससे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहता। और सीरियसली मैं कहूँ तो स्पीडस्टर विलन्स को तो बहुत ही ज़्यादा अंडररेट कर रखा है द फ्लैश ने। तो इस वीडियो में उन सारे ही विलन्स को मैंने ऐड किया है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 एडवर्ड क्लारिस या फिर द राइवल। अब देखो, द राइवल या फिर एडवर्ड क्लारिस पहला ऐसा विलन था जो रिवर्स फ्लैश के अलावा नेगेटिव स्पीड फोर्स के अंदर टैप कर सकता था और नेगेटिव स्पीड फोर्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पा रहा था, क्योंकि हमने देखा था पिछले सीजन के अंदर मीना डायवान बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाई थी नेगेटिव स्पीड फोर्स को और उसने अपना कंट्रोल लूज कर दिया था। बट एडवर्ड क्लारिस ऑन अदर एंड काफ़ी बेस्ट विलन था और वो नेगेटिव स्पीड फोर्स को यूज़ करना काफ़ी अच्छे से जानता था, क्योंकि उसने फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन के अंदर भी काफ़ी टाइम तक नेगेटिव स्पीड फोर्स यूज़ करी थी। तो मैं लिटरली चाहता था कि एडवर्ड क्लारिस हमें पूरी पोटेंशियल दिखाता नेगेटिव स्पीड फोर्स की, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ रिवर्स फ्लैश को देखा है अपनी पूरी पोटेंशियल के अंदर नेगेटिव स्पीड फोर्स के साथ। बट अगर कोई और विलन हमें दिखता अदर देन रिवर्स फ्लैश और वो भी काफ़ी मेजर विलन बन जाता नेगेटिव स्पीड फोर्स को लेके, तो लिटरली सीजन 4 और सीजन 5 की हाइप बहुत ज़्यादा हो जाती, जो कि काफ़ी कम हो गई थी सीजन 3 के एंड के बाद। बट स्टिल मैं ये चीज़ मिस करता हूँ कि हमें इसकी पूरी पोटेंशियल देखने को नहीं मिली, जो कि अगर दिख जाती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। नंबर 9 वेदर विच। अब लिटरली मुझे सच बताना कमेंट्स में कि कितने लोगों को याद है कि वेदर विच कौन है। मैं जानता हूँ तुम में से काफ़ी सारे लोग भूल चुके होंगे कि वेदर विच नाम की एक विलन भी एग्जिस्ट करती थी फ्लैश के अंदर, और हमें सीजन 5 के अंदर वो लिटरली काफ़ी टाइम तक दिखी थी, बट उसका पोटेंशियल हमें तब भी नहीं दिख पाया था पूरी तरह, क्योंकि सीजन 5 के अंदर मेन फोकस था रिवर्स फ्लैश, सिकेडा 2 पे। तो लिटरली जो साइड विलन्स थे उन्हें बिल्कुल ही अंडररेट कर दिया था, जैसे कि वेदर विच, और बाद में जो नोरा रोग्स की टीम स्टार्ट करती है उसको भी काफ़ी हद तक अंडररेट कर दिया था, क्योंकि उसी को एक एपिसोड में निपटा दिया था बेरी ने और नोरा फिर से अच्छी साइड पे आ गई थी। बट जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि वेदर विच के साथ खेलना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वेदर विच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड दिस इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्टाफ, जो कि उसकी वेदर स्टाफ है। वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकती है, वेदर को कंट्रोल कर सकती है, वेदर को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, और लिटरली वो स्टाफ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो चाहे तो वो बेरी को भी निपटा सकती थी, बट सीरियसली उसके अंदर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है, और बेरी का जो बैटल IQ है वो उससे बहुत ज़्यादा हाई था। बट स्टिल सीजन 5 के अंदर काफ़ी सारे विलन्स ऐसे थे जो अंडर अप्रिशिएटेड थे, और उनमें से एक थी वेदर विच। नंबर 8 किंग शार्क। नंबर 8 पर आता है किंग शार्क। किंग शार्क हमें सीजन 2 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ अर्थ 2 मेटा, बट लिटरली वो इसी यूनिवर्स में फंस के रह गया, मतलब अर्थ 1 के यूनिवर्स में फंस के रह गया, और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा अंडररेटेड विलन है, जिसका इन लोगों ने आर्क ही चेंज कर दिया। मतलब द फ्लैश में ये इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ विलन, क्योंकि इसको जूम ने अर्थ 1 पे फेंक दिया, और जूम ने इसे कहा था कि अगर इसे अर्थ 2 पे वापस जाना है तो इसे बेरी को मारना पड़ेगा, पर अल्टीमेटली जूम ही मारा गया और ये कभी अर्थ 2 पे वापस नहीं जा पाया। तो इसको अर्थ 1 पे ही अपनी लाइफ सेटल करनी पड़ी, और लिटरली इसका आर्क एज अ विलन से सीधा एज एन एंटी हीरो चेंज कर दिया गया, और ये गोरिल्ला ग्रॉड को हराने में मदद भी करता है टीम फ्लैश की, विच वॉज सीरियसली अ बैड मूव फ्रॉम द शो रनर्स ऑफ द फ्लैश, क्योंकि मुझे लगता है कि एक विलन को एक एंटी हीरो के अंदर तभी कन्वर्ट करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा नीड हो। और जहाँ तक मुझे लगता है सीजन 5 के अंदर हमें एंटी हीरोज़ की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि सीजन 5 के अंदर ऑलरेडी किलर फ्रॉस्ट को इन लोगों ने एंटी हीरो बना दिया था, जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी था। बट सीरियसली किंग शार्क के साथ इन्होंने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कराया, और किंग शार्क हमेशा विलन ही रहना चाहिए था। नंबर 7 ब्लड वर्क या फिर रैमजी रोजो। अब देखो, रैमजी रोजो को मैं अंडररेटेड तो नहीं बोलूँगा, बट सीजन 6 के अंदर रैमजी रोजो की स्टोरी बहुत ज़्यादा स्लो थी, जिस वजह से उसके कैरेक्टर को उतना ज़्यादा डेप्थ नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। शो रनर्स ने रैमजी रोजो को ऐसे फालतू कामों में लगाया जो सीरियसली फ्लैश को कंसर्न ही नहीं करते थे, और अगर ये डायरेक्ट फ्लैश से कनेक्ट करते रैमजी रोजो को और उससे फाइट दिखाते ज़्यादातर टाइम, और दिखाते कि ये कितना ज़्यादा बैड एस विलन है और कितना ज़्यादा हार्मफुल है सिटी के लिए, तो सीरियसली ये आर्क काफ़ी हद तक सेंसिबल और एक मोर लॉजिकल वे बनाता। और सीरियसली मैं वो डेज मिस करता हूँ जब ये लोग किसी ना किसी लव्ड वंस को किडनैप कर लेते थे, बेरी के किसी लव्ड वन को, और कोई विलन इतना ज़्यादा पावरफुल हो जो कि बेरी के लव्ड वन को किडनैप कर रहा है, तो बेरी के लिए भी एक बारी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं उससे लड़ना। और यही मैं देखना चाहता था ब्लड वर्क के साथ,
बट सीरियसली शोरनर्स ने हमें कुछ और ही दिखाया और वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। बट सीज़न 9 में मेरे को होप है कि ये लोग रिडीम करेंगे इस कैरेक्टर को और बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा ये सीज़न 9 में एज अ विलन। और मैं चाहता हूँ कि ये एज अ विलन काफ़ी हद तक स्टैंड आउट करे और विलन्स के साथ, क्योंकि ये काफ़ी हद तक अंडररेटेड है। नंबर 6 गोरिल्ला ग्रॉड। अब देखो नंबर 6 पर आता है गोरिल्ला ग्रॉड, और गोरिल्ला ग्रॉड के साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है किंग शार्क वाली कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला एज अ विलन। और सीज़न 6 के अंदर इन लोगों ने इसका भी आर्क चेंज कर दिया, मतलब सीज़न 5 के अंदर इसका भी आर्क चेंज करके इन लोगों ने इसको भी एंटी हीरो बना दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ लगती है मुझे फ्लैश के अंदर कि सारे विलन्स आजकल एंटी हीरोज़ क्यों बनते जा रहे हैं। विलन्स को विलन्स की तरह दिखाओ, उसके बाद भले ही वो एंटी हीरो का काम करें, बट सीरियसली विलन्स को एज अ विलन तो शो करो यार। इन्हीं के साथ अगर हम किलर फ्रॉस्ट का एग्जांपल लें तो किलर फ्रॉस्ट हमें पहले एज अ विलन इंट्रोड्यूस हुई थी और काफ़ी टाइम तक वो एज अ विलन वर्क भी कर, बट डिफरेंस सिर्फ ये था कि किलर फ्रॉस्ट लगभग हमें काफ़ी सारे एपिसोड में दिखी थी या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 to 18 एपिसोड्स में दिखी थी, और गोरिल्ला ग्रॉड हमें मुश्किल से 7 से 8 एपिसोड्स में दिखाया अभी तक के 8 सीजन में, और उनमें से भी वो 4 एपिसोड्स के लिए ही हमें ज़्यादातर स्क्रीन टाइम उसका दिखाया है, और उनमें से भी 1-2 एपिसोड्स तो उसे एंटी हीरो बनाने में ही चलेगा। तो लिटरली अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ किंग शार्क और गोरिल्ला ग्रॉड के कैरेक्टर डेवलपमेंट और एंटी हीरो कैरेक्टर डेवलपमेंट से तो बहुत ज़्यादा हूँ। नंबर 5 ट्रेजेक्टरी या फिर एलाइजा हार्मन। अब देखो मुझे इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट से कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, मुझे बस एक ही कंप्लेंट है कि इसको एक ही एपिसोड में क्यों मार दिया। मतलब सीरियसली ये इतनी क्यूट थी और वन ऑफ द क्यूटेस्ट विलन्स थी, और मैं चाह रहा था कि मैं इसको 3-4 या फिर मुश्किल से 6-7 एपिसोड्स के लिए तो देख पाऊँ, बट इन लोगों ने एक ही एपिसोड में इसका आर्क एंड कर दिया। मतलब यार एटलीस्ट 3-4 एपिसोड्स के लिए तो दिखा देते यार, एक विलन है जो कि इतनी ज़्यादा क्यूट है तो उसको 3-4 एपिसोड्स तो दो एटलीस्ट। क्यों शो रनर्स क्यों करते हो तुम ऐसा? मतलब मेरे साथ साथ कितने लोगों का दिल तोड़ोगे? शर्म करो यार, शर्म करो कुछ। नंबर 4 कैप्टन कोल्ड। अब देखो कैप्टन कोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट विलन था जो कि फ्लैश के शो को 0 से 100 पे पहुंचा सकता था अगर इसको और एपिसोड्स दिए जाते तो। वैसे देखो मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लैश बेकार है कैप्टन कोल्ड के बिना, बट सीरियसली कैप्टन कोल्ड के कैरेक्टर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा विलनस वाइब्स आती थी, और मुझे कैप्टन कोल्ड का कैरेक्टर इतना ज़्यादा बढ़िया इसलिए लगता था क्योंकि कैप्टन कोल्ड हर सिचुएशन के अंदर काम रहता था, उसको बेरी की रियल आइडेंटिटी पता थी, वो बेरी की रियल आइडेंटिटी के साथ क्या क्या कर सकता था ये तो हम सभी जानते हैं। उसके पास कोल्ड गन थी जो कि बेरी की एक अकेली वीकनेस थी सीजन 2 और सीजन 3 के अंदर तो लगभग थी, तो इसलिए मैं चाहता था कि कैप्टन कोल्ड का कैरेक्टर अगर थोड़े टाइम और द फ्लैश के अंदर रुक जाता तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हो जाता, क्योंकि फ्लैश और कैप्टन कोल्ड की फाइट हम सभी देखना चाहते थे, और सीजन 9 के अंदर बिलीव मी सबसे ज़्यादा मैं कैप्टन कोल्ड को रिटर्न करते हुए देखना चाहता हूँ। पर मुझे ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि कैप्टन कोल्ड का कैरेक्टर मर गया है, तो इसलिए ये चीज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा CW वालों के लिए, बट स्टिल आई हैव होप कि मैं इसको रिटर्न करते हुए सीजन 9 में देखूँ एटलीस्ट वन लास्ट टाइम। नंबर 3 थॉमस शेल्बी। एक मिनट, थॉमस शेल्बी यहाँ क्या कर रहा है? ये स्क्रिप्ट राइटर कहाँ है? चप्पल कहाँ है मेरी स्पाइक्स वाली? नंबर 3 द ट्रिक्स्टर। नंबर 3 पर आता है द ट्रिक्स्टर, और द ट्रिक्स्टर को हमने देखा था सीजन 1 के अंदर, उसके बाद हमने इसे देखा सीजन 2 के अंदर, तो ये 2 सीजन्स के अंदर 2 एपिसोड्स में अपीयर हुआ, और उन 2 एपिसोड्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये द बेस्ट विलन है द फ्लैश के लिए, क्योंकि इसकी जो टेक्निक्स थी फ्लैश को हराने की वो काफ़ी हार्श थी, और इसने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करा था फ्लैश के खिलाफ, जबकि फ्लैश के पास सुपर स्पीड है और इसके पास लिटरली कोई भी पावर्स नहीं है, इसके पास सिर्फ इसका दिमाग है और इसकी सर्कस वाली फालतू की जो साइकोटिकनेस है वो है, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, और इन 2 चीज़ों के साथ ये फ्लैश को ओवर पावर कर सकता था। बट पता नहीं क्यों शोरनर्स ने डिसाइड किया कि वो द ट्रिक्स्टर को अब और नहीं दिखाने वाले हैं, और इसको सिर्फ 2 ही एपिसोड्स में दिखाया गया। मैं चाहता था इसे और एपिसोड्स के लिए दिखाया जाए ताकि इसके कैरेक्टर के बारे में हमें थोड़ा और पता लगता और इसकी पास्ट के बारे में थोड़ा पता लगता कि ये ऐसा क्यों है, बट हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा। और अगर जो लोग कॉमिक्स को फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा द ट्रिक्स्टर कितना बड़ा विलन है कॉमिक्स के अंदर, और यहाँ पर इसको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया गया, तो इसलिए मुझे लगता है ये भी एक अंडररेटेड विलन्स में से एक है। नंबर 2 एब्राकडाब्रा।
अब देखो नंबर 2 पर आता है एब्राकडाब्रा, और मुझे एब्राकडाब्रा लिटरली बहुत ज़्यादा अंडररेटेड लगता है, और वो इसलिए लगता है क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और स्टिल वो बेरी और बेरी की टीम से हार गया, एक नहीं 2 बार, और वो सिर्फ 2 ही एपिसोड्स के लिए हमें दिखाया गया है। एक अभी सीजन 7 में रिसेंटली, और उससे पहले सीजन 3 के अंदर वो भी एक एपिसोड्स के लिए ही, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि एब्राकडाब्रा फ्यूचर से है तो लिटरली उसको पता होना चाहिए कि फ्लैश और फ्लैश की टीम क्या करने वाले हैं उसके साथ, बट सीरियसली वो अपनी मिस्टेक से कुछ भी नहीं सीखता, या फिर शोरनर्स ने उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि वो अपनी मिस्टेक से नहीं सीखना चाहता, जो उसे अभी तक का काफ़ी अंडररेटेड विलन बना देता है द फ्लैश टीवी शो में। नंबर 1 ऑगस्टार्ड या फिर गॉड स्पीड। अब देखो गॉड स्पीड के साथ तो इन लोगों ने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करा है, क्योंकि गॉड स्पीड को इन्होंने लिटरली 2 सीजन्स तक टीज किया, मतलब गॉड स्पीड के क्लोन्स दिखाए, पहले फेक गॉड स्पीड फिर गॉड स्पीड के क्लोन, न जाने पता नहीं कहाँ से ये लोग एक और गॉड स्पीड ले आए जो कि स्पीड चुराता है लोगों की और रियल गॉड स्पीड को देता है, फिर रियल गॉड स्पीड ही चेंज कर दिया, फिर रियल गॉड स्पीड की याददाश्त चली गई। मतलब सीरियसली गॉड स्पीड के साथ बहुत चीज़ें रॉन्ग थी, लिटरली काफ़ी चीज़ें रॉन्ग थी, और इसलिए मुझे लगता है कि गॉड स्पीड इस लिस्ट की टॉप पोजीशन डिजर्व करता है, क्योंकि वो सबसे अंडररेटेड विलन्स में से एक है, जो कि सबसे बैडेस्ट विलन्स होना चाहिए था, वो काफ़ी अंडररेट कर दिया है इस शो के अंदर, तो इसलिए मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, खासकर गॉड स्पीड से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस शो के अंदर। विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर तुम मेरी लिस्ट से अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर तुम्हें लगता है मैंने किसी विलेन को मिस कर दिया है और वो काफ़ी हद तक अंडररेटेड है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।